So I'd already asked you people to find out that stuff, Newton's laws of motion. Now we'll proceed from here. Okay, we'll now proceed from here in a very different manner, because today we are going to start with the internal content of gravitation chapter in your textbook. Okay, so till now it was just the basic thing which I was discussing. Now I will be starting with the real content of your textbook, which is going to be very, very important for your examination point of view as well. Okay, so here we go. We'll start from this point that mechanics, as we have understood, is a branch of physics. Now, mechanics can be further divided into two sections. Mechanics can be further divided into two sections. Okay, like this. These two sections are called as statics and dynamics. What? Statics and dynamics. Let me take you to the board. That would be the better way to, approach the things. The mechanics can be said to have been classified into two types, two sections, two branches, whatever you call it as. One is statics, other is dynamics. Statics is called as study of the object at rest. What am I trying to say? Study of the object at rest is called as statics. You guys remember how many states of motion were there? याद होगा ना कि हमारे पास states of motion कितने थे? उसमें से अगर ऑब्जेक्ट मेरा रेस्ट पर है और मैं उसकी मैकेनिकल स्टडी कर रहा हूँ, मैकेनिकल स्टडी करने का मतलब वो सब बाकी सारी चीजें उसकी पढ़ना समझना, देन वी से इट इज स्टैटिक्स. उसका इफेक्ट पढ़ना, उसकी बाकी सब चीजें, जैसे फ्रिक्शन हो गया, एक स्टैटिक होता है, तो स्टैटिक्स होता है. अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और मैं उसमें मैकेनिक्स को पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड एज डायनामिक्स. दैट इज कॉल्ड एज डायनामिक्स. नाउ अंडरस्टैंड दिस. जरा देखिए आप लोग, डायनामिक्स में दो बातें होती हैं. एक होता है काइनेमैटिक्स, दूसरा होता है काइनेटिक्स. क्या? काइनेमैटिक्स और दूसरा होता है काइनेटिक्स. सर काइनेमैटिक्स किसको कहते हैं और काइनेटिक्स किसको कहते हैं? प्लीज अंडरस्टैंड दिस. व्हेन आई से काइनेमैटिक्स तो इसका क्या मतलब होता है, काइनेटिक्स तो इसका क्या मतलब होता है. काइनेमैटिक्स में हम लोग खाली मोशन की बात करते हैं, कॉज ऑफ मोशन की बात नहीं करते हैं. याद है ना, मैकेनिक्स में तीन बातें होती हैं, स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, चेंज इन स्टेट एंड कॉज ऑफ चेंज. कॉज ऑफ चेंज ये तीसरा फैक्टर है ना. तो काइनेमैटिक्स में हम खाली मोशन की ही बात करते हैं. मोशन का क्या बात करेंगे? मोशन का मतलब सर मतलब डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, वेलोसिटी की बात करेंगे, और एक्सेलरेशन की सिर्फ कैलकुलेशन की बात करेंगे, एक्सेलरेशन के एप्लीकेशन की बात नहीं करेंगे. ठीक है. लेकिन जब हम काइनेटिक्स की दुनिया में घुसते हैं तो हम काइनेमेटिक्स की सारी चीजें यहां पर बात करते हैं. उसके अलावा हम यहाँ पे एक और चीज बात करते हैं, वो होता है कॉज ऑफ मोशन. कॉज ऑफ मोशन मतलब क्या? कॉज ऑफ मोशन मतलब फोर्स. ठीक है. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. आई एम राइटिंग दिस अप फॉर यू पीपल. When I'm talking about kinematics, I will only discuss about motion. But when I'm talking about kinetics, I will discuss about motion and cause of motion. Motion and cause of motion. Actually जरूरी नहीं है कि ये मोशन ही हो और ये भी मोशन ही हो. चेंज इन स्टेट भी आप बोल सकते हो. ठीक है. रेस्ट पे मोशन में है तो रेस्ट पे भी लाने के प्रोसेस को काइनेमैटिक्स में काउंट किया जाता है. क्योंकि ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में, आप रेस्ट पर लेकर आ रहे हो, वो रेस्ट पर आप मोशन में डाल रहे हो, तो इन दैट केस काइनेमैटिक्स विल कम इनटू पिक्चर. मोशन मैंने आप लोगों को सिर्फ समझाने के हिसाब से लिखा हुआ है, वैसे ही सेम चीज यहाँ पर भी है. ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे तो मोशन में लाने के लिए, मोशन में तो रेस्ट पे लाने के लिए आप ये सारे कंटेक्स्ट यूज किया करते हैं. प्लीज नोट दिस डाउन. प्लीज नोट दिस डाउन. रिकॉर्डिंग पीपल विल पॉज एंड देन नोट. रुक जा ऋषि. Now we are here to discuss something about force, है ना. और फिर हम ग्रेविटेशन चैप्टर में यहीं से एंट्री करेंगे, क्योंकि ग्रेविटेशन इट इज बेसिकली अ फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना. तो जरा हम फोर्स को पहले समझ लेते हैं, तो फिर वहां से ग्रेविटेशनल फोर्स की दुनिया में एंट्री करेंगे. फोर्स बेसिकली क्या होता है? बाय फॉर्मूला सिर्फ फोर्स के दो डेफिनेशन है. पहला डेफिनेशन क्या है?
फोर्स का पहला डेफिनेशन जो है वो है क्वालिटेटिव डेफिनेशन। फोर्स है क्या? इट इज एन एजेंट दैट causes change in state of object. Very interesting. An agent that causes change in state of object is called as force. ये पहला डेफिनेशन है। इसको हम लोग क्वालिटेटिव बोलते हैं क्योंकि इससे हमको सिर्फ फोर्स का आइडिया मिलता है, फोर्स का कैलकुलेशन हम नहीं कर सकते। दूसरा फॉर्मूला है न्यूटन का सेकंड लॉ है ये। न्यूटन का सेकंड लॉ देखो क्या है। ही सेज F is nothing but, actually what did he say? He said rate of change of momentum, मतलब mv, this is final momentum minus initial momentum upon time. So this is change in momentum upon time कर दिया तो rate of change of momentum आ जाता है ना। He said this is directly proportional to force applied. राइट तो बाद में आपने इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाया तो इट बिकेम कांस्टेंट k इंटू एम वी माइनस एम यू अपॉन टी। याद रखो ये प्रोसेस, जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो वो हमेशा इक्वल टू k आ जाता है। जैसे एग्जांपल मैंने अगर a प्रोपोर्शनल टू b लिखा तो a इज इक्वल टू k भी हो जाएगा। k का मतलब एनी कांस्टेंट इन द वर्ल्ड। सर फिर इस कांस्टेंट के बारे में कैसे मालूम ये कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट तो इसका कुछ फिक्स वैल्यू होगा ना। तो ये हर इक्वेशन के लिए अलग अलग होता है। सर तो इस इक्वेशन के लिए क्या होगा, फोर्स के इक्वेशन के लिए क्या होगा, कैसे मालूम पड़ेगा? हाँ, इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और एक्सपेरिमेंट करके ऑब्जर्वेशंस लिखे और ऑब्जर्वेशन से समझ में आया कि जो k है ना, k इसका वैल्यू 1 होता है। k का वैल्यू क्या होता है 1। सो ऑटोमेटिकली आपका ये क्या हो गया, f इज इक्वल टू k का वैल्यू 1 हो गया तो दिस इज mv माइनस mu अपॉन 2, नॉट 2 सॉरी t, इट इज इक्वल्स टू m कॉमन ले लीजिए आप, v माइनस u अपॉन t। अच्छा एक आप बात बताओ, व्हाट इज v माइनस u अपॉन t डिफाइंड एज, ये जो है ये क्या है, ये एक्सेलरेशन है सर, एक्सेलरेशन a। एक्सेलरेशन का डेफिनेशन है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो ऑटोमेटिकली f is equals to ma। नहीं राजेश तुम गया कैमरा ऑन है। f is equal to ma। क्लियर? आवाज आ रही है कहीं से? एवरीबडी विल जस्ट स्विच देयर माइक्रोफोन्स ऑफ। मैं यहां से म्यूट करूं क्या? म्यूट ऑल, सब म्यूटेड है। नाउ लिसन, F is equals to ma, this is the formula। फोर्स का ये फॉर्मूला आप लोग दिमाग में बिठा लीजिए कि F is equal to ma, F is equal to ma, F is equal to ma। रट्टा मार लो इसको। क्लियर? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? पक्का? चलो फटाफट ये लिख लो, फटाफट लिख लो फोर्स के बारे में। इसको आप क्वांटिटेटिव डेफिनेशन भी बोलते हो, ठीक है? ये जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर दिस इज क्वांटिटेटिव डेफिनेशन। इसको वर्ड्स में लिखना हो तो क्या लिखोगे आप? फोर्स इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फोर्स इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये भी बोल सकते हो। दूसरा, फोर्स इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, ये भी बोल सकते हो, है ना? दोनों बातें आप बोल सकते हो एज पर योर इंग्लिश कैपेबिलिटी। आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है तो उसके हिसाब से आप बोलिए फोर्स इज नथिंग बट, या फोर्स इज अ क्वांटिटी व्हिच इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। या दूसरा क्या बोलोगे आप? फोर्स इज अ क्वांटिटी व्हिच इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। दोनों में से कोई भी डेफिनेशन आप लोग डेफिनेशन लिखेंगे, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, यू हैव टू राइट द डेफिनेशन। फोर्स इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, ये हो सकता है, नहीं तो दूसरा फोर्स इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट।
Recording people will pause the video and write. फोर्स का जब मैं इफेक्ट बोलता हूं तो देयर आर जस्ट टू काइंड्स ऑफ इफेक्ट दैट अ फोर्स प्रोड्यूसेस. Either it will push the object or it will pull the object. If it is pushing the object, तो ऑब्जेक्ट अपनी जगह से फोर्स के डायरेक्शन में दूर भागेगा. If it is pulling the object, तो ऑब्जेक्ट अपनी जगह से फोर्स के डायरेक्शन में नजदीक आएगा. And this is how it happens to be, right? हालांकि पुश और पुल दोनों एक ही टाइप का फोर्स है, बट खाली जो फोर्स लगाने वाला आदमी होता है उसके नजरिए से ये बदल जाता है. ठीक है. So there are just two effects that the force is going to have. Either it will push or it will pull. ठीक है. मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं. Pulling is nothing but attraction. है ना. तो either there will be attraction or there will be repulsion. बराबर ना. तो force can be either attractive force or it can be repulsive force. Clear? The force can be either attractive force or it can be repulsive force. The chapter that we are talking about, gravitation, mind it, gravitation is always attractive force. Mind it well. ये बहुत बड़ी important बात है कि it is always attractive force. A gravitation is always attractive force. It always pulls the things, right? सर ऐसा आप क्यों बोल रहे हो? ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा न्यूटन ने बोला है. हुआ क्या, ऐसी कहानी है कि एक दिन न्यूटन एक झाड़ के नीचे बैठे थे और वो जो झाड़ था ना, वो सेब का झाड़ था, एप्पल का झाड़. अब सेब के झाड़ में से सेब टूटा और टूटकर न्यूटन के ऊपर गिरा. सेब के झाड़ से सेब टूटा और टूटकर न्यूटन के ऊपर गिरा. अब जब न्यूटन को जोर से चोट लगी तो न्यूटन के पास तीन ऑप्शन थे. पहला ऑप्शन ये कि वो सेब को उठाए और खा ले. दूसरा ऑप्शन ये कि वो अपनी चोट को पकड़े और रोने लग जाए. और तीसरा ऑप्शन ये कि वो सोचे कि आखिर ये सेब गिरा क्यों. और न्यूटन ने तीसरे ऑप्शन का चुनाव किया. न्यूटन सोचने लग गया कि ये जो सेब गिरा ये मेरे ऊपर गिरा क्यों. उसके पहले भी न्यूटन के साथ ऐसे बहुत हादसे हुए थे, बट कभी वो चीज दिमाग में नहीं आई. आज अचानक से न्यूटन के दिमाग में ये बात हिट हो गई कि आखिर ये जो सेब ऊपर से नीचे मेरे ऊपर गिरा, ये गिरा क्यों. ऐसी कहानी है, झूठी कहानी है बट है. ठीक है, राइट. कहानी लोगों ने बना दी है जस्ट टू प्रूफ कि न्यूटन ने इसका रिसर्च किया था. हालांकि ग्रेविटेशन का रिसर्च न्यूटन के बहुत पहले हो चुका था और बहुत सारे बुक्स में इसका डॉक्यूमेंटेशन है, बहुत सारी जगहों पर इसका मेंशनिंग है. ठीक है. तो ये तो न्यूटन ने खाली न्यूटन के नाम पे चीजों को पेटेंट करना था, इसलिए लोगों ने इस तरीके से बात कर ली कि नहीं न्यूटन के ऊपर सेब गिरा तो न्यूटन ने सोचना चालू किया. बट चलो ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम स्टोरी को सही मान लेते हैं, राइट. अब मुझे एक बात बताइए, न्यूटन ने एक्चुअली क्या सोचा होगा. न्यूटन ने ये सोचा कि ये सेब मेरे ऊपर गिरा तो आखिर गिरा क्यों. तो उसके दिमाग में उसको आंसर दिया. पहला आंसर क्या मिला, देखो. पहला आंसर ये मिला कि शायद सेब को मुझसे बहुत प्यार होगा. लेकिन जैसे न्यूटन ये सोच रहा था ना, एक और सेब गिरा. लेकिन वो सेब न्यूटन के ऊपर नहीं गिरा, न्यूटन के बगल में गिरा. अब न्यूटन सोचने लग गया, यार कमाल बात है, सेब को प्यार मुझसे है और गिर बगल में रहा है, इसका मतलब सेब को मेरे से कोई प्यार कर नहीं है. तो न्यूटन को लगा हो सकता है सेब टूट के इधर उधर जाता होगा. तो न्यूटन झाड़ से बाहर आया और देखने लग गया. इतने में वापस से एक सेब टूटा और वो जमीन पे गिरा. उसने सोचा जब सेब जमीन पे गिर रहा है तो आसमान में भी जाता होगा, बट आसमान में सेब नहीं जा रहा था. सेब जमीन पे गिर रहा है, जमीन पे गिर रहा है, जमीन पे गिर रहा है. कमाल हो गया. और इस सोच ने न्यूटन को एक अजीब से सिचुएशन में ला करके खड़ा कर दिया. आर यू गेटिंग माय पॉइंट. अब न्यूटन सोचने लगा कि आखिर ऐसी कौन सी बात है भाई जिसकी वजह से ये सेब बार बार नीचे ही गिरते हैं.
आखिर ये क्या कारण है, ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से ये सेब बार बार नीचे गिरता है, ऊपर नहीं जाता है, यहाँ वहां नहीं जा रहा है, नीचे गिर रहा है, सामने भी नहीं जा रहा है। ऐसे सेब, मान लो ये पेड़ है, यहाँ से टूटा, यहाँ से टूटा तो यहाँ भी जा सकता था, तो यहाँ नहीं जा रहा है, वो नीचे गिर रहा है। इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि अर्थ जो है, अर्थ वो सेब को नीचे खींच रही है। और वहां से उसका एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ, और उसने एक्सपेरिमेंट में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और कुछ कंक्लूजन्स को लेकर आया, कुछ फॉर्मूला डेवलप किया। हम लोग उस न्यूटन के पूरे एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन को जब फॉर्मूला के फॉर्म में एक जगह पर लिखते हैं तो उसको हम लोग न्यूटन्स लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूटन्स लॉ। ठीक है, तो चलो जरा हम न्यूटन्स लॉ देख लेते हैं। ये मैं और आप न्यूटन्स लॉ देखेंगे। ये रहा न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स लॉ। देखिए, न्यूटन ने क्या बोला? बहुत बड़ी बात बोले न्यूटन ने, और जरा सुनना, इस बात पे हम काफी सोचेंगे, समझेंगे कि एक्चुअली क्या बोला न्यूटन ने। उन्होंने कहा एवरी बॉडी, क्या बोला? एवरी बॉडी, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स, इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स की हर बॉडी अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी। अरे बाप रे, तो कमाल हो गया। एवरी अदर बॉडी, सर मतलब सर ये मार्कर बोर्ड को अट्रैक्ट कर रहा है। हाँ, और इतना ही नहीं, बोर्ड भी मार्कर को अट्रैक्ट कर रहा है, बोर्ड भी मार्कर को अट्रैक्ट कर रहा है, मार्कर भी बोर्ड को अट्रैक्ट कर रहा है। ये देखो सर, इसका मतलब ये मार्कर आपको भी अट्रैक्ट करता होगा। बिल्कुल यस, मार्कर मुझे भी अट्रैक्ट कर रहा है, मैं मार्कर को अट्रैक्ट कर रहा हूँ। मतलब सर सन जो है, सन वो भी मार्कर को अट्रैक्ट करता होगा। बिल्कुल यस, सन मार्कर को अट्रैक्ट कर रहा है, मार्कर सन को अट्रैक्ट कर रहा है। सर क्या बात कर रहे हो सर? मून भी मार्कर को अट्रैक्ट कर रहा है और मार्कर मून को अट्रैक्ट कर रहा है। यस, दुनिया का हर ऑब्जेक्ट, यहाँ तक कि तुम जो वहां पर बैठे हो, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, है ना, ये मार्कर मेरे हाथ में, ये मार्कर तुमको भी अट्रैक्ट कर रहा है और तुम भी मार्कर को अट्रैक्ट कर रहे हो। कितनी जबरदस्त बात कर दी इसने। यस, बोलो सर। सर ये जो मार्कर है ये बोर्ड को अट्रैक्ट कर रहा है क्योंकि बोर्ड पे लिख पा रहा है, पर सर ये मार्कर सन को अट्रैक्ट कर रहा है, मैं क्यों मान लूं, कैसे मान लूं? बताता हूं मैं आप लोग को, बताता हूं मैं, यही चीज समझनी है आप लोगों को। न्यूटन ने क्या बोला कि हर ऑब्जेक्ट हर दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता ही करता है। सर मतलब ये मार्कर सन को भी अट्रैक्ट कर रहा है? बिल्कुल यस, और सन इस मार्कर को, बिल्कुल यस। ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा स्टेटमेंट है, लेकिन इस बात को सुनना है। अभी मैं बताता हूँ ये कैसे हो रहा है। इसकी अगली लाइन ये प्रूफ कर देगी कि कैसे हो रहा है। ठीक है, बराबर। तो ये पहली लाइन एकदम कंफ्यूजिंग है, और इसी कंफ्यूजन का सोल्यूशन नेक्स्ट लाइन है। ठीक है, ये अट्रैक्ट तो कर रहा है, लेकिन इसके अट्रैक्शन का जो फोर्स है वो अलग अलग है। सर ये इसके ऊपर लिख रहा है, इसके लिए ये अट्रैक्ट कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं, ये फालतू बात है। ये अट्रैक्शन की वजह से नहीं लिख रहा है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। ये इंक की वजह से लिख रहा है, ये अट्रैक्शन की वजह से नहीं लिख रहा है। ठीक है, बराबर। हाँ, तो अट्रैक्शन नहीं है यहाँ पे एक अलग चीज है, उसको हम सरफेस केमिस्ट्री बोलते हैं, वो एक अलग पार्ट है, वो अभी ग्रेविटेशन का पार्ट नहीं है। ये जो मार्कर है ये दुनिया के हर ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है और हर ऑब्जेक्ट इसको अट्रैक्ट कर रहा है।
इस बात को समझना है क्या होता है सर, ये थोड़ा और डिटेल में समझते हैं हम लोग एक स्टेप बाद। बट फिलहाल समझो न्यूटन ने क्या बोला है। न्यूटन ने बोला दुनिया का हर ऑब्जेक्ट दुनिया के हर दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन उसने आगे एक बात बोल दी, सुनना क्या बोला। उन्होंने बोला अट्रैक्ट कर रहा है मतलब फोर्स होगा, अट्रैक्शन है ना, तो अट्रैक्शन तो सर फोर्स होगा, है ना। तो सर जब अट्रैक्ट कर रहा है तो फोर्स होना चाहिए। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि विद द फोर्स directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them। क्या बात है सर, इसका मतलब क्या हो रहा है कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मतलब अगर मैं ऐसा बोलूं कि सर इस मार्कर और बोर्ड के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, इस मार्कर का मास और बोर्ड का मास दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। समझा क्या? अगर मैं मार्कर का मास बढ़ाऊंगा ना तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते चले जाएगा, अगर मैं बोर्ड का मास बढ़ाऊंगा तो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते चले जाएगा। इसलिए क्या लिखा है देखो, इसके लिए लिखा है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू whom, टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ठीक है, बराबर। अच्छा सर उसके बाद आगे एक और चीज लिखी है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर दो क्वांटिटी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा कम हो जाएगा, है ना, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम हो जाएगा। जैसे एग्जांपल अगर आप अपनी स्पीड बढ़ाओगे, अगर आप, हाँ वेरी गुड, अगर आप अपना स्पीड बढ़ाओगे तो सर एक डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए लगने वाला टाइम कम हो जाएगा, है ना। जहां पे आप 10 मिनट में पहुंच सकते थे, अगर आपने स्पीड बढ़ा दी तो वहां आप 5 मिनट में पहुंच जाओगे, तो टाइम कम हो गया। तो स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर आपने एक क्वांटिटी बढ़ाया तो दूसरा क्वांटिटी भी बढ़ जाएगा। समझना नहीं बात, मतलब आपने कोई एक सामान खरीदा तो उसका कुछ प्राइस है, अगर आप 2 सामान खरीदेंगे तो प्राइस बढ़ जाएगा। गेटिंग इट? 3 सामान खरीदेंगे तो 3 का प्राइस आपको भरना पड़ेगा। तो ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि दोनों के मासेस का जो प्रोडक्ट है वो डिसाइड करेगा कि कितना फोर्स आएगा। अगर प्रोडक्ट ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा होगा, प्रोडक्ट कम है तो फोर्स कम होगा। तो ये मार्कर, वापस एग्जांपल लेता हूँ, ये मार्कर और ये बोर्ड दोनों में से अगर मैं किसी का भी मास बढ़ाऊंगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। लेकिन सुनो, अगर मैं इसकी डिस्टेंस बढ़ा दूं, देखो डिस्टेंस बढ़ गया, पहले एकदम बोर्ड के नजदीक में था, अभी बोर्ड से देखो दूर हो गया। तो जैसे ही मैं डिस्टेंस बढ़ाऊंगा वैसे ही ऑटोमेटिकली इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। आप लोग मैग्नेट के बारे में तो जानते ही हो ना, मैग्नेट देखा है? मैग्नेट्स को अगर आप नजदीक लेकर जाओगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फटाक से चिपक जाता है, और मैग्नेट्स को दूर रखो तो जल्दी नहीं चिपकता, है ना। तो इसका मतलब वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। उसी तरह से ये भी है, सर इसका मतलब ये हो रहा है कि अभी थोड़ी देर के लिए बोर्ड, मार्कर और सन को छोड़ के एक और एग्जांपल ले लेता हूं, मैं अपना एग्जांपल ले लेता हूं। हम सब धरती को चिपके हुए हैं कि नहीं? हम सब धरती को चिपके हैं। तुमको पता है जितना मास धरती का है उससे कहीं ज्यादा मास सन का है, और मैं कह रहा हूं कि सन भी मुझे अट्रैक्ट कर रहा है। तो अगर मैं मेरा मास और धरती का मास मल्टीप्लाई करूं और मेरा मास और सन का मास मल्टीप्लाई करूं तो कौन सा वाला ज्यादा होगा?
कौन सा वाला ज्यादा होगा? सन का। मेरा मास और सन का मास मल्टीप्लाई करने पे जो चीज आई है होगी, तो इसका मतलब मेरे और सन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होना चाहिए। मतलब मैं धरती पे नहीं चिपकना चाहिए, मैं जाके सीधा सन पे चिपकना चाहिए। बराबर है ना? लेकिन सर मैं तो धरती पे चिपका हूं, वो इसलिए क्योंकि आपका मास का प्रोडक्ट ज्यादा है, लेकिन आपका डिस्टेंस सन से बहुत ज्यादा है और आपका डिस्टेंस अर्थ से बहुत कम है। इसकी वजह से जो टोटल फोर्स होता है वो ऑटोमेटिकली अर्थ का आपके ऊपर ज्यादा होता है कंपेयर टू सन। अब बात समझ में आ रही है क्या? है ना? उसी तरह से ये मार्कर देखिए आप, ये मार्कर सन से बहुत दूर है और ये मार्कर अर्थ से और इस बोर्ड से बहुत पास है। तो इस मार्कर और बोर्ड के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा वो सन और मार्कर के बीच के अट्रैक्टिव फोर्स से बहुत ज्यादा है। समझ में आ रही बात? तो न्यूटन का ये लॉ बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसने क्या बोला मैं यहां पर लिख रहा हूं। ही सेड दैट एफ यानी कि फोर्स is directly proportional to product of the masses यानी m1 into m2। ठीक है? बराबर? yes, and force is inversely proportional to square of distance between them। हम ये थोड़ी देर में समझेंगे, अभी तुमको उसको लिखना नहीं है, जब मैं बताऊंगा तब एक साथ लिखना। ठीक? so here is the concept thing that we have. This we are going to discuss after a while. Blue thing you will not write, okay? Rest others you will just complete and write it up. ये पूरा लिखो, ये पूरा लिखो, खाली ये वाला पार्ट नहीं लिखेंगे। This thing we will not write. Just write it up, फटाफट। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा तुमको और अच्छे से, तभी लिखना। मैंने खाली ये लॉ के बारे में बताने के लिए लिख दिया। जल्दी राइट, फटाफट। से क्या मतलब? सब बंद है, बंद ही रहेगा। जस्ट राइट दिस डाउन फटाफट एवरीबॉडी। Let us understand and derive the formula of exactly what you wanted to say, है ना? देखते हैं कि उन्होंने एक्चुअली क्या किया, कैसे निकाला, क्या बोला, which formula did he give, so what exactly was his contribution to this particular field. Let us see. Okay, तो उन्होंने क्या बोला, दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट ना, मतलब मान लो एक ऑब्जेक्ट इधर है ना, और दूसरा ऑब्जेक्ट मान लो ए इधर है। So these are two objects. Now these two objects are object A and object B या object 1 या object 2, आप जो भी नाम दे दो। This example, this is my first object, okay, and this is the second object. If I'm saying like this, है ना, तो इस ऑब्जेक्ट का मास कितना होगा सर? m1, इसका मास कितना होगा? m2। क्लियर हो गई बात? पक्का? अच्छा ठीक है सर। अभी इस पूरे सिनेरियो में इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, मतलब मान लो अभी ये डिस्टेंस है ना, तो मैं अगर इसको r बोल देता हूँ, b भी बोल सकते हैं, r भी बोल सकते हैं, अपने ऊपर डिपेंड करता है। मैंने इसको r बोल दिया। क्लियर? सो एज पर न्यूटन न्यूटन सेड कि these two bodies will attract each other। अट्रैक्ट ईच अदर का क्या मतलब होता है? अट्रैक्ट ईच अदर का मतलब क्या होता है कि ये वाला इसको अट्रैक्ट करेगा, ये वाला इसको अट्रैक्ट करेगा।
समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? मतलब ये वाला इसको पुल करेगा, ये वाला इसको पुल करेगा। अब देखो जरा सुनो, मतलब ये वाला अगर इसको पुल करेगा, ये वाला अगर इसको पुल करेगा तो ऑटोमेटिकली मेरा फोर्स कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और अगर 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 ये वाला इसको पुल करेगा तो मेरा ऑटोमेटिकली फोर्स कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। बराबर है ना? कैमरा बंद हो जाए। So the object one is this object one is attracting this particular object 2 या body 2 with a force in this direction. Can I call it as F1? Yes, no? Yes. So F1 is in this direction. Can I call this force as F2? Can I call this force as F2? Yes, no? Clear? Right? We have F1, F2. Everybody please pay attention. Yes? Any problem? Okay. Let's continue. अब मेरा एक सवाल है, ये F1 और F2 का डायरेक्शन अपोजिट है कि नहीं है? F1 और F2 का डायरेक्शन अपोजिट है, बराबर है? पक्का। लेकिन F1 और F2 का वैल्यू सेम होगा कि अलग अलग होगा? सेम। क्यों? क्यों? Because they are equal in mass. No, they are not equal in mass. M1, M2 are different. M1, M2 are not equal in mass. They are toward the goal. Sir, because let's understand this. This is where Newton comes into picture. Newton says, I'm writing here. Newton says that every body attracts every other body. Listen here. Every body, ये वाला जो body है, वो इसको attract करेगा with the force which is directly proportional to product of their masses and inversely proportional. Inverse proportion ऐसे लिखते हैं 1 upon करके. Inversely proportional to square of distance between them. What is distance between them? Sir, it is r. So r square. Square of distance. So it is inversely proportional to square of distance between them. ठीक है? तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? आपको यहाँ पे मिलेगा सर F is directly proportional to, दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा? M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। ये पहले बॉडी का फोर्स मैंने निकाला। मान लो मुझे दूसरे बॉडी का फोर्स चाहिए होता तो फिर क्या? अगर मान लो मेरे को F2 चाहिए अभी, जिससे दूसरा बॉडी अट्रैक्ट कर रहा है, तो दूसरे बॉडी के फोर्स बताओ क्या आएगा? F2 क्या आएगा? F2 क्षितिज, F2 क्या आएगा? F2 ये F1 हो गया, मैंने मन लिखा नहीं जानबूझ के, चलो तुम्हारे लिए लिख देता हूँ। ये लो, ये F1 हो गया, ये F1 हो गया, ये F1 हो गया। फर्स्ट फोर्स की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब ये वाला ऑब्जेक्ट जो इसको खींच रहा है अपनी तरफ, तो इतने फोर्स से खींचेगा। अच्छा, ये वाला ऑब्जेक्ट भी तो खींच रहा है ना ये नहीं खींच रहा है, इसका फोर्स बोलो कितना होगा? सेम फॉर्मूला, न्यूटन का फॉर्मूला लगाओ। न्यूटन ने क्या बोला है? सर सेकेंड ऑब्जेक्ट का जो फोर्स है F2, it will be directly proportional to product of their masses. What is the product of their masses? M1 M2, and it is inversely proportional to 1 by R square, क्योंकि डिस्टेंस आ रही है, डिस्टेंस आ रही है ना? यस नो? यस, तो Yes. ऑटोमेटिकली मेरा F2 कितना हो गया? M1 into M1
upon r square. बराबर है? कैन यू सी बोथ ऑफ देम? बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल। तो एक्चुअली आपका F1 जो है, F1 इट इज इक्वल टू F2। यस नो? Yes or no? Yes. So Yes. only direction is opposite. Magnitude wise both are equal. That is why I have not written here vector. Magnitude wise both are equal. Right? इसका मतलब सर आप ऐसा बोल रहे हो क्या? सर इसका मतलब ऐसा बोल रहे हो क्या कि ये जो मार्कर है, ये जो मार्कर है, इसको अर्थ जितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, ये मार्कर भी अर्थ को उतने ही फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है। सही बात है कि नहीं? सही बात है ना? आज के बाद ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो कि अर्थ आपको अट्रैक्ट कर रहा है? ये बात आधा सच है। पूरा सच क्या है? पूरा सच ये है कि अर्थ भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आप भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहे हो और इक्वल फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हो। सर क्या बात करते हो? हाँ, आपका और अर्थ का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दोनों सेम है एक दूसरे के लिए। सर फिर अगर मैं जोर से ऊपर कूदता हूं तो जमीन पे गिरता हूं। अगर ये मैं मार्कर छोड़ूंगा, मार्कर को मैंने ऐसे छोड़ा तो ये जमीन पे गिरता है, अर्थ आकर के मार्कर को क्यों नहीं चिपक जाता? सवाल अच्छा है ना? क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? अगर मैंने इस मार्कर को छोड़ा तो ये मार्कर जमीन पे जाके गिरता है ना, कि धरती उठ करके सीधा मार्कर को चिपक जाती है। होता क्या है? होता क्या है? मार्कर धरती को चिपकता है। सर आप बोल रहे हो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों का सेम है। धरती भी मार्कर को उतने ही फोर्स से खींच रही है, मार्कर भी धरती को उतने ही फोर्स से खींच रहा है। तो सर मोशन तो दोनों में होना चाहिए, तो खाली मार्कर ही क्यों चिपक रहा है नीचे जाके? किसी के पास इसका जवाब है? मास। वेरी गुड आंसर बेटा, शाबाश शाबाश। सर आपने थोड़ी देर पहले हम लोग को एक बात बताई थी। क्या बताई थी? कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना? है ना? तो धरती का फोर्स इज सेम एज मेरा फोर्स, तो धरती का मास इनटू धरती का एक्सेलरेशन इज इक्वल टू मेरा मास इनटू मेरा एक्सेलरेशन, सॉरी मेरा एक्सेलरेशन m2a2, बराबर है ना? यस कि नो? पक्का? अब सर अगर मेरे को इक्वालिटी मेंटेन करने का है तो जिसका मास ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कम होगा। तो सर धरती का मास बहुत ज्यादा है, इसके लिए धरती का एक्सेलरेशन कम है, और मेरा मास बहुत कम है इसलिए मेरा एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा है। यस कि नो? किसमें होता है? जो बॉडी मूव करती है, तो जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा है वो बॉडी मूव करेगी कि जिसका एक्सेलरेशन कम है वो बॉडी मूव करेगी? सर जिसका ज्यादा है वो एक्सेलरेशन ज्यादा है जिसका। इसका मतलब ये होता है कि जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होता है उसकी तरफ कम मास वाला ऑब्जेक्ट मूव करता है। अट्रैक्ट दोनों करते हैं, अट्रैक्ट दोनों ही करते हैं, पर मोशन किसका होता है? कम मास वाले का। इसीलिए धरती और सन में सन धरती के आजू बाजू नहीं घूम रहा है। कौन घूम रहा है? धरती घूम रही है। क्यों? क्योंकि मास ज्यादा है तो धरती को अट्रैक्ट कर रहा है और धरती घूम रही है। इसी तरह से मून का मास अर्थ से कम है तो धरती सन के अगल बगल घूमती है, पर मून के अगल बगल नहीं घूमती। मून उल्टा धरती के अगल बगल घूमता है। क्यों? क्योंकि मून का मास कम है, तो जिसका मास कम है वो हमेशा मोशन में आपको दिखाई देगा। समझ में आ रही है बात? पार्थ पाठक, जिसका भी मास कम होगा वो हेवी मास वाले तरफ मूव करेगा। ये बिल्कुल मतलब नहीं कि हेवी वाला अट्रैक्ट कर रहा है और हल्का वाला अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। हेवी वाला उतना अट्रैक्ट करता है जितना हल्का।
प्राइमरी मास की वजह से। अभी आप लोग को ये बात समझ में आ गई पक्का? तो आज के बाद याद रखना, सिर्फ धरती आपको अट्रैक्ट नहीं करती है, आप भी धरती को अट्रैक्ट करते हैं और उतने ही फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं जितना धरती करती है। ठीक है पक्का? जो चीज हवा में उड़ रही है उसको भी अट्रैक्ट करिए, है ना? तो अभी सुनो, एक्चुअली ये सारा पार्ट जो है ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है। बात समझा? क्लियर? यस नो? यस Yes. और इसका प्रूफ यहां पर है, बराबर है? प्लीज नोट दिस डाउन, प्लीज नोट दिस डाउन। ये आपको चार्जिंग पे लगाना है, या उसको चार्जिंग पे अटैच करना है, अटैच नहीं होगा, कर दूं? Please note this down. So those things which we just did, है ना, यहाँ पे जो दो लिखा था हमने F1, F2 और बाकी सारी चीजें, वो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है। क्लियर? पक्का? यस। अभी देखो आपको लिखना क्या है, एक्चुअली लिखना क्या है एग्जाम में। इफ somebody asks you around, तो आपको डायग्राम बनाने हैं, F1 लिखना है, F2 लिखना है, F1 equals to F2 is equals to F लिखना है, ऐसा है ना? और फिर उसके बाद में लिखना है यहाँ पर कि बोथ द बॉडीज अट्रैक्ट ईच अदर विद इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस। और अब मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ लिख करके दिखा रहा हूँ। क्लियर? दैट इज बेसिकली न्यूटन्स लॉ। व्हाट डिड ही से? ही सेड F is directly proportional to m1 into m2. F is directly inversely proportional to r square. Inversely proportional to r square. Directly proportional to 1 upon r square. ठीक है? ऐसे बोलने का तरीका सीखो। ऐसा। Then F is directly proportional to m1 m2 upon r square. We combine both of them. तो हमको ये मिला. This is very important notation that you have. Now, this notation is important due to many reasons. ठीक है? सबसे पहली बात देखो क्या है. देखना है यहाँ पर. With experiment, इसको अगर मैं यहाँ से इससे प्रोपोर्शनलिटी से हटाऊं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? F is equal to some constant, है ना? तो मुझे यहाँ पे K लिखना पड़ेगा. तो इन लोगों ने, क्योंकि हम ग्रेविटी पढ़ रहे हैं, तो K की जगह पर ना कैपिटल G रखा. कैपिटल G, डरने का नहीं. इट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. ठीक है? तो इन्होंने K नहीं रख के G रखा. K नहीं रख के G रखा. राइट? 1 सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड. नोट दिस. सर आप म्यूट है. Microphone mute is Now it is okay. It was mute actually. So F is equals to G into m1 m2 upon r square हमको मिल गया. ये equals to G हमने क्यों डाला? ये क्यों डाला? It is nothing but ये प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हमने कांस्टेंट लिख दिया. अब ये G कैसे मिलेगा? हमने देखा है ना कांस्टेंट हम कैसे निकालते हैं. मैंने पिछले अभी डिस्कस किया एग्जांपल में, जब मैं फोर्स का डेफिनेशन पढ़ा रहा था, याद है? F is directly proportional to mv minus nu upon t. हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले किया था. तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि कांस्टेंट का वैल्यू एक्सपेरिमेंट से निकलता है. बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करते हैं, सबका ऑब्जर्वेशन नोट करते हैं, सबको मैच करते हैं और एक कांस्टेंट का वैल्यू बाहर आता है. वैसे यहाँ पे भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, अलग अलग बॉडी लेके, अलग अलग मास बार बार लिया, दोनों मास अलग अलग लिया, उनका अलग अलग डिस्टेंस लिया और उसके बेसिस पे जी कैलकुलेट किया. ठीक है? तो जी कैलकुलेशन का जो वैल्यू आया, दैट इज जी इज गिवन बाय, आई एम राइटिंग द जी का वैल्यू इस फॉर्मूले में. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. इसमें G का जो वैल्यू आया वो आया 6.67 into 10 raised to
-11 क्या आया 6 पॉइंट, सब लोग बोलो, आवाज मुझे नहीं आएगी चलेगा, सबका लिप्स मुझे सिंक होएगा तो मुझे दिखाई देगा, बोलो 6.67 -11 से 6.7 into -24. This quantity 6.67 into 10 raised to -11 is called as universal gravitational constant. Universal gravitational constant. इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब ये होता है, ध्यान से सुनना, इसका मतलब क्या होता है? आप पूरे यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ, आप m1 m2 r तीनों में से कुछ भी बदल दो, g को फर्क नहीं पड़ने वाला है, g का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्षितिज, यू लैक फोकस। हम 1.5-2 घंटे के लिए लेक्चर में है तो फोकस लैक नहीं करना है। F is equals to g into m1 m2 upon r square। g का वैल्यू हमने यहाँ पर लिखा 6.67 into 10 raised to -11। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमारे सामने है, ठीक है। क्षितिज तुम बोलोगे, you just unmute your video and tell me what exactly is the value of g. Come on, 6.67 into 10 raised to -11, this is the universal constant. But let me tell you one thing, how this constant was calculated by something ना, कुछ तो करके, some process, इस constant को calculate किया होगा, है ना, बराबर। तो कैसे calculate किया होगा जरा देखो, मैं आपको दिखाऊं कि इसको calculate कैसे किया होगा। ये देखो, मैं यहाँ पे एक लाइन बनाता हूं, ठीक है, बराबर। और देखिए आप लोग, इसको अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मुझे क्या करना है, जी छोड़ के बाकी सारी चीजों को मैं यहाँ पर भेजूंगा। धनश्री, तो मैं आर स्क्वायर को यहाँ पर भेजूंगा, m1 m2 को भी यहाँ पर भेजूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, g इज इक्वल्स टू f इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2, बराबर है कि नहीं, पक्का। तो अगर मेरे को g का यूनिट चाहिए, यूनिट, मेरी बात समझो, यह है कांस्टेंट, लेकिन इस कांस्टेंट का एक यूनिट भी है। यूनिट मतलब सर क्वांटिटी है ना, फिजिकल क्वांटिटी है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है बट क्वांटिटी है। तो इसका एक यूनिट बनेगा। सर यूनिट क्या बनेगा? फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, है ना। अच्छा, आर इज डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है सर? मीटर, ऐसा यूनिट की बात कर रहा हूं, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, बराबर है, अपॉन m1 और m2 दोनों मास है, तो मास का यूनिट केजी होता है, तो केजी इंटू केजी इज केजी स्क्वायर, बराबर है ना, राइट। तो ये जी का यूनिट क्या होगा सर? सर इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ब्यूटीफुल, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। दिस इज सच अ फैंटास्टिक थिंग, जस्ट नोट दिस डाउन। दिस इज द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। This is the unit of gravitational constant g, Newton meter square per kg square. This is SI unit. This is SI unit. तुम्हारा होमवर्क है कि तुम इसका CGS यूनिट भी बनाकर मेरे को दिखाओगे। न्यूटन का CGS डाइन होता है, मीटर का सेंटीमीटर होता है, और केजी का ग्राम होता है। तो इसका CGS यूनिट तुम मुझे बनाकर दिखा सकते हो क्या, या मैं दिखा दूं अभी तुम लोगों को? ये इसका SI यूनिट है, SI यूनिट, डाइन cm स्क्वायर पर ग्राम। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है 6.67 into 10 raised to -11। और न्यूटन का जो फॉर्मूला है वो ये फॉर्मूला है, दिस इज न्यूटन फॉर्मूला, या दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला, व्हाटएवर यू कॉल इट एज, ओके, बराबर। ये लिखने के बाद आपने ये लिखा, ये लिखने के बाद आपको लिखना है, क्या लिखना है देखो, ये लिखने के बाद आपको क्या लिखना होता है। जनरली अगर आप टेक्स्ट बुक में या एग्जाम में कोई चीज लिख रहे हो तो एक लिखने का फॉर्मेट होता है ना, तो आपको क्या लिखना है मैं बता रहा हूँ। उसके बाद आपको लिखना होगा यहाँ पर लिखना होगा, ये लिखोगे आप वेयर,
वेयर के बाद नेक्स्ट लाइन में ये, और उसके बाद यहाँ क्या लिखोगे, M1 M2 मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट 1, मास ऑफ ऑब्जेक्ट 2 R distance between objects. करेक्ट है, पक्का? ये लिखना है और फिर ये लिखना है, एंड दिस कंप्लीट्स योर एंटायर थिंग। क्लियर? या आप यहाँ से यहाँ लिखो, फिर आगे यहाँ पे कंटिन्यू कर लो, बाद में लास्ट में ये लिखो तो भी चलेगा, बट इट दिस पार्ट हैज टू बी रिटन प्रॉपर्ली। उसी से मालूम पड़ेगा कि ये चीजें हैं क्या, है ना? और F इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, F इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, F1 इज इक्वल्स टू F2 इज इक्वल्स टू F। अगर यहाँ पे लिखने का तो देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू, आपने डिस्टेंस प्लीज कंप्लीट दिस। प्लीज कंप्लीट दिस एंटायर राइट अप। आंसर को लिखने का एक तरीका होता है, इस लिखने के तरीके को भी सीखना है, बिकॉज मार्क्स आपको लिखने के तरीके पर ही मिलने वाले हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कंसेप्ट के साथ में आप लिखने का तरीका भी सीखिए। जस्ट डू इट एंड आफ्टर दिस वी विल वाइंड अप। Do it quickly, guys. Yes. So this Yes. today we have tried to understand what exactly Newton talked about. Yes. Today we tried to understand what exactly Newton talked about. Now इसके बाद हमारा जो काम रहेगा, हम लोग ने यूनिवर्सल लेवल पे ग्रेविटेशन को देख लिया, इसके ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे अगले लेक्चर में, और उसके बाद हम ग्रेविटेशन को धरती से देखेंगे। अर्थ को अगर हम एक ऑब्जेक्ट मान लें, जैसे दो ऑब्जेक्ट्स में से एक ऑब्जेक्ट अर्थ है, तो धरती पे ग्रेविटेशन कैसे काम करता है ये देखेंगे। तो ग्रेविटेशन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, इसके बाद हमारा काम है। क्लियर हो गई बात? चलो ठीक है, गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। आप लोग पूरा चैप्टर रीड किया करो, जब आते हो तभी भी रीड करके आने का, जब यहाँ से जाते हो तभी भी बैठ करके थोड़ा सा रीड करने का। नाउ यू पीपल आर इन 10th स्टैंडर्ड, इसका मतलब आप लोग एकदम फोकस्ड रहिए। 5 घंटा 6 घंटा आपको अपना डेडिकेटेड टाइम देना है, और हो सके तो ये लॉकडाउन पीरियड में आपको अच्छा टाइम मिला हुआ है, स्कूल नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है, थकना नहीं है, फिजिकल कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो सारा का सारा सिलेबस खुद से पढ़ के कंप्लीट कर लो, ताकि माइंड एकदम रिलैक्स हो जाए, ठीक है? और फोकस शुड ओनली बी एजुकेशन, जस्ट एजुकेशन, नथिंग मोर। चलो, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय।